जय जोहार संगवारी हो। आज हैं हम छत्तीसगढ़ के दिल कहे जाने वाले नया रायपुर में, और यहाँ पर है शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूज़ियम। ये जो म्यूज़ियम है ये देश का पहला डिजिटल म्यूज़ियम है, और हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं कि अंदर म्यूज़ियम में क्या क्या है। यहाँ पर आप ये पेड़ देख सकते हैं, ये है सल्फ़ी का पेड़ जिसको नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। 1 नवंबर को इस म्यूज़ियम का उद्घाटन हुआ था, और उद्घाटन के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने ये सल्फ़ी का पेड़ लगाया है, और ये पेड़ जो लगाया अपनी माँ हीरा बहन के नाम पे लगाया है। यहाँ पर लिखा है एक पेड़ माँ के नाम। अभी हम चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। देख सकते हैं यहाँ पर म्यूज़ियम के बाहर की सुंदरता, कितने बड़े बड़े गमले हैं। ये क्या वीर नारायण है क्या? पंचम अध्याय। इस टीवी में आप देख सकते हैं, और वीर नारायण सिंह की कहानी अगर आपको जानना है तो यहाँ पर आके आप सुन भी सकते हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। इधर इधर तो ये जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं वो परलकोट के नेतृत्व करते हैं, परलकोट विद्रोह के। नाम गेन सिंह, और इसको पकड़ने वाले का नाम पेबे, जिसमें पुलिस अधीक्षक कैप्टन पेबे के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया था। शहीद वीर नारायण को कैप्टन इलियट के द्वारा, चार्ल्स इलियट के द्वारा 5 दिसंबर 1857 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। देख सकते हैं उसका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे चार्ल्स इलियट सी लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसमें दिखाई दे रहा होगा सी करके लिखा है। सी मतलब चार्ल्स इलियट के द्वारा फांसी दिया गया था, ठीक है। शहीद वीर नारायण सिंह को दूसरी बार गिरफ्तार 2 दिसंबर 1857 को किया गया था। उसके बाद 5 दिसंबर को इलियट के सामने पेश किया गया, और इलियट ने उनको सज़ा सुनाया फांसी की। और 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह जी को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दे दिया गया था। सन 1910 रात का समय, गुंडाधूर, मुकुंदेव, माछमारा, आतू मेहरा और ऐसे लगभग 300 से 400 सहयोगी आम की टहनियों पर मिर्च बांध रहे हैं। सुबह होते ही ये जुड़ा हुआ है महुआ, सैगोन और साल। देखो ना, ये डिफरेंट दिख रहा है और ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये सही में ही तबला बजा रहा है, और उसका बाहर देख सकते हैं आप, वो एक एआई इमेज क्रिएट किया गया है तबला बजाने का, और बाहर में एक आदमी तबला लेके खड़ा है। तबला नहीं, ढोल है, ये ढोल बोलते हैं इसको। ये औरत तो रियल लग जा रही है। बंगाल शासक जो है ना, कैप्टन ब्लैंड को निर्देश देते हैं आप बस्तर जाइए और वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित
करने की क्या संभावना है उसको पता लगाइए के आइए करके अच्छा। कैप्टन ब्लंट को भेजते हैं। तो कैप्टन ब्लंट जो है श्रीनगर से होते हुए कोरिया, माती, रतनपुर, रायपुर को पार करके यहाँ कांकेर पहुँचते हैं। यही है कैप्टन ब्लंट। अच्छा। हाँ, तो ये कांकेर के राजा है। कैप्टन ब्लंट राजा से पूछते हैं, आप मुझे इस रास्ते के बारे में बताइए, मुझे इस रास्ते से भोपालपट्टनम या बस्तर बोल सकते हो जाना है, ऐसे करके। तो राजा उनको डरा देते हैं कि यह क्षेत्र जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, यहाँ के जो आदिवासी हैं बहुत ही क्रोध वाले हैं, और बस्तर के जो राजा दरियाव देव हैं उनका आदत अच्छा नहीं है करके। तो अच्छा। कैप्टन ब्लंट इस रास्ते को छोड़ देते हैं और इधर अगला रास्ता पकड़ लेते हैं। राजनांदगांव, इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी को पार करके बस्तर घुसने का प्रयास करते हैं। तो बस्तर क्षेत्र के आदिवासी लोग, कोई अनजान व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आ रहा है करके उन पर हमला शुरू कर देते हैं। अच्छा, ब्लंट के ऊपर। हाँ, तो आदिवासियों के हमलों को देखकर कैप्टन ब्लंट को इस रास्ते को भी छोड़ना पड़ता है। फिर वो अगला रास्ता पकड़ लेते हैं, बैरंगढ़ का रास्ता। हाँ, फिर बैरंगढ़ के रास्ते से बस्तर घुसने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ के जो गोरा और मांझी आदिवासी हैं उन पर हमला कर देते हैं। सभी दिशा से आदिवासी लोग हमला कर रहे रहते। कैप्टन ब्लंट जो है अपने बस्तर प्रदेश के जो विशाल लेके आए थे ना, उसको त्याग देते हैं और वापस लौट जाते हैं। बस उसकी सीमा तक पहुंच पाते हैं, अंदर नहीं आ अच्छा, पाते हैं। भोपालपट्टनम के अंदर नहीं घुस पाते हैं। हाँ, तो वहीं पे सीमा में हुआ है, इसलिए भोपालपट्टनम क्रांति बोलते हैं। अच्छा, ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। परलकोट के राजा। परलकोट के राजा, गैस अभी तक इनको फांसी नहीं हुआ है क्या? हो गया है। ये अच्छा। लटके हुए थे, बट ना क्या है, बच्चे लोग घबराते हैं, नहीं चलता। अच्छा, ये उधर भी जो है वो गेंद सिंह हाँ, है। ये वही दृश्य वंश स्टार्ट है। वो परलकोट के जमींदार राजा गैन सिंह है, अच्छा और दो उसके अंगरक्षक है, एक रामोतीन भाई, एक रानू दिहारी। अच्छा, जो महिलाएं हैं उनके हाँ, अंगरक्षक वो है। अंगरक्षक रखे हैं, अंगरक्षक बॉडीगार्ड। अंगरक्षक का नाम पूछ रही है। रामोतीन भाई और एक रानू दिहारी। अच्छा। रानू दिहारी। ये क्या करते हैं, जनजाति प्रजा के सुख दुख साझा करने के लिए सभा लेते हैं और जरूरतमंदों को धन धान्य भी वितरित करते हैं। अच्छा। राजा ये हलबा राजा गैन सिंह का जनजाति के प्रति लगाव और संवेदनशील को प्रदर्शित करते हैं। ये हलबा जनजातीय बुझमाड़िए लोग हैं। ये लोग विदेशी सत्ता को बाहर भगाने के लिए परलकोट पर एकत्रित हुए और एकत्रित होकर अगले दिन संघर्ष के लिए अपने तीर भाले अन्य पारंपरिक अस्त्र शस्त्र को धारदार बनाए। अच्छा। दृश्य 4 में बताया गया अंग्रेज और मराठा, ये दोनों जब जनजातियों को पकड़ने निकलते हैं तो उनके घरों को जला दिए जाते हैं। अच्छा जी। और दृश्य 5 में बताया गया है 10 जनवरी 1825 को परलकोट पहाड़ी को अंग्रेज और मराठा दोनों चारों तरफ से घेर लेते हैं। घेरने के बाद ये ऊपर महल की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, और राजा पे हमला करने के लिए। तो जो उसके अंगरक्षक है रामोतीन बाई, वो हाँ वो जो रामोतीन बाई वो अपने प्रिय राजा की रक्षा करती है। रक्षा करते करते भी अपना प्राण बलिदान दे देती है। अच्छा। फिर अंग्रेजी हुकूमत राजा गैन सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। फिर बंदी बनाए गए वीर गैन सिंह पर मुकदमा चलाया जाता है और 20 जनवरी 1825 को परलकोट पहाड़ी उनके महल के सामने ही उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। ये उनका महल है ना? हाँ जी, जो वहाँ पे बना है ना, हाँ, सर उधर, वो उनके महल के सामने ही आप फांसी पर लटका दिया जाता है। अच्छा, वो देखो उसका महल छोटा सा दिख रहा है। बस्तर रियासत तारापुर क्रांति से, जहाँ का राजा भोपाल देव सिंह था और उसका भाई दलगंजन सिंह। यह एक दीवान था, लोकप्रिय दीवान, लोग इसको बहुत पसंद करते थे। अच्छा। सन 1842 में जब अंग्रेज और मराठा की सेना बस्तर में तैनात थी तो आदिवासियों का वन संप्रदाय दोहन कर लिया था, छीन लिया गया था, और साथ ही साथ उसके रीति रहन सहन में भी बदलाव लाने लगे और साथ में लगान वृद्धि शुरू कर दिया। टैक्स, अगर जंगल से एक लकड़ी भी लाते थे तो उनको टैक्स देना पड़ते थे। अच्छा। यह लगान पक्ष में दलगंजन सिंह नहीं था, तो उन्होंने तारापुर छोड़ करके जाने का सूचना दिया जनजाति को। तो उनके जनजाति के लोग उसको विश्वास दिलाते हुए कहा कि हम तारापुर छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम अंग्रेजों और मराठा से युद्ध करेंगे और साथ में लगान वृद्धि को भी हटवाएंगे। ये कौन है? दलगंजन ही है? जी सर। फिर यह तारापुर छोड़ करके चला गया। इसके बदले एक नया दीवान बनाया गया जिसका नाम जगबंधु है। जगबंधु यह सुन लिया था कि यह तारापुर छोड़ करके जा रहा है। इस बात को बताने के लिए राजा भोपाल देव सिंह को जा रहा था, तो बीच रास्ते जगदलपुर में उसको बंदी बना लिया गया और साथ में उसके सहयोगी जगन्नाथ को भी बंदी बनाया गया और इसको प्रताड़ित करके राजा की सूचना अनुसार इसको रिहा भी किया गया। साथ ही साथ जब संघर्ष के दौरान आए तो जनजाति पे अधिक हमला हो रहे थे, मृत्यु हो रहे थे, तो दलगंजन ने अपने आप को आत्मसमर्पण करने में विवश हो गए। अच्छा। अपने लोग को बचाने के लिए। फिर यह बात आदिवासी जनजाति को पता चला कि हमारे दीवान जी
6 माह नागपुर के जेल में जा रहे करके वो असंतोष फैलाने लगे, अंग्रेजों को मारने लगे। यह देखते हुए अंग्रेज ने आखिरकार आदिवासी जनजाति से हार मानी और राजा दलगंजन सिंह को रिहा किया गया। और साथ ही साथ वो जो नया दीवान बनाया था जगबंधु, सुना नहीं भैया, नया दीवान बनाया था उसको उस पर सिपटे से इनका पद दिया गया और लगान वृद्धि भी हटाई गई। अच्छा वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आधारित है। अच्छा जैसे ही घंटी बजेगा तो एक एनिमेशन क्रिएट होता है अच्छा। सेंसर के जरिए। बजाइए घंटी। अच्छा जब ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड आएगा तो साउंड को सेंस करके सेंसर के जरिए वो प्रोजेक्टर कनेक्टेड है सेंसर से। अच्छा तो साउंड को जैसे डिटेक्ट करेगा वो प्रोजेक्टर ऑन होकर हम डिस्प्ले करेगा। ये जो गैली है मेरिया क्रांति के ऊपर आधारित है, अच्छा जो कि हुआ था 1842 से लेकर 1863 के बीच में हुआ था। और ये जो क्रांति है उसके नेतृत्व करते थे हिड़वा माझी। कारण था पहले के समय में माँ दंतेश्वरी में नर बलि प्रथा चलता था। तो अंग्रेज उस नर बलि प्रथा के खिलाफ थे। तो यहाँ आसपास के एरिया में वो लोग तैनात हो गए और वे तैनात होने तक ही नहीं रुके, वहाँ के घरों को जलाने लगे, उनकी स्त्रियों के साथ शोषण करने लगे और उन पर अत्याचार करने लगे अंग्रेज लोग। तब उस समय में इन आदिवासियों में से एक हीरो निकला हिड़मा माझी, जो कि मड़िया जनजाति के थे। इन्होंने अपने पारंपरिक हथियार लेकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन अंग्रेजों के पास था आधुनिक हथियार, जिसके बलबूते अंग्रेजों ने आदिवासियों के इस विद्रोह को दमन कर दिया। अच्छा 1842 से 1863 के बीच में। इस समय शासनकाल था भोपाल देव जी का। उसके बाद अंग्रेजों के मन में कहीं ना कहीं शंका थी कि ये जो प्रथा है अभी भी चला आ रहा है, तो वापस से ये लोग आए 1884 में। उस समय शासक थे भैरम देव, जो कि भोपाल देव के बेटे हैं। उनको शासनकाल से हटाकर आसपास के क्षेत्रों में खुदाई करवाया और खुदाई में जो नर कंकाल निकला, वहाँ के ये पुजारी हुआ करते थे श्याम सुंदर जिया जी। अच्छा। उन पर ये दबाव डाला कि ये जो नर कंकाल निकला है उन्हीं बलि दिए गए इंसानों के हैं, लेकिन उन्होंने और ना ही आदिवासियों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और अंत में आदिवासियों की जीत हुई और अंग्रेजों को यहाँ से वापस जाना पड़ा 1886 में, और भैरम देव जी को उनका शासन वापस करना। ये नर बलि प्रथा खत्म हुआ फिर? नर बलि प्रथा उससे पहले खत्म हो चुका था। अंग्रेजों को बस अपनी संस्कृति वहाँ पे आकर स्थापित करना था, इस अच्छा। कारण से ये सब दबाव बनाया गया उनका। हिडिंबा माझी की मृत्यु भी हो जाती है बोलते हैं। हिड़मा माझी की, हाँ। हाँ, वो उसी विद्रोह में जब कर रहे थे तो उस समय उनका हो गया था। तो अच्छा कौन है दाई? ये कौन है ये श्याम सुंदर जिया जी, श्याम मैंने सुंदर आपको बताया, पंडित जो है ना? पंडित है। इन अच्छा। पर ही दबाव डाला गया था और इन पर आदिवासियों के ऊपर दबाव डाला कि जो आप जैसे मैंने आपको बताया खुदाई करवाए और जो नर कंकाल निकला, ये वहाँ के पुजारी को वहाँ पर दबाव डाला कि आप एक्सेप्ट करो कि ये जो नर कंकाल निकला है वो बलि दिए गए इंसानों के। अच्छा पर इन्होंने प्रताड़ना के बावजूद एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं किया। फिर अंत में सबूतों के अभाव में जाना पड़ा अंग्रेजों को अच्छा 1886 में। और अंग्रेज जो इतना प्रताड़ना कर रहे थे, ये उस समय रायपुर के तहसीलदार हुआ करते थे शेर खां, उनके नेतृत्व में अंग्रेज लोग इतना सब कर रहे थे। अच्छा ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूजा क्रांति है जो 1800 मतलब कोई विद्रोह जो मतलब 1859 में हुआ है। पहले के हैदराबाद में अंग्रेजी हुकूमत थी, तो लकड़ियों का ठेका दिया करते थे निज़ाम को। तो लकड़ियाँ वो काट के ना बस्तर से मतलब ना हैदराबाद ले जाया करते थे रेलवे ट्रैक के लिए। अच्छा तो इसकी जानकारी जैसे लकड़ियों का जो है अंधाधुंध कटाई होने लगा, जिसकी जानकारी जो स्थानीय आदिवासी है ना इनको मालूम है, तो उन्होंने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया कि बस्तर में से लकड़ी कटाई हो रही है उस पर रोक लगाना है। उसके लिए एक नारा दिया गया था, जैसे आप एक साल एक वृक्ष के पीछे एक सिर जैसे निज़ाम का सिर दिया है। बाद में मतलब हाँ इतना ज़्यादा मतलब युद्ध आगजनी का स्थिति हो गया, जिसे देखते हुए और जो सिरोचा के उस समय डिप्टी कमिश्नर कैप्टन गड़फड़, उनको दक्षिण बस्तर आना पड़ा और आने के बाद वो ठेकेदारी पर था ना उनको समाप्त कर दिया। अच्छा, जो हम कहते नहीं है एक वृक्ष के पीछे एक सिर, तो उसका दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको ना शॉर्ट वीडियो में भी डालना। ठीक, धन्यवाद भैया। 2 मिनट लगा। कौन सा विद्रोह करे? ये जो लिंगागिरी क्रांति हो रही है ना लिंगागिरी। 1856 में, हाँ बस्तर के जो जमींदार वीर क्रांतिकारी और अंग्रेजों के बीच उनका जो दृश्य को दिखाया गया है, संघर्ष को। उस समय जो है अंग्रेज वो जल जंगल जमीन को अपने अधिकार में करना चाहते थे। हाँ। तो वहाँ के जो जमींदार थे अपने जो आदिवासी जनता को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संघर्ष किए थे।
तो वहाँ के जो यहाँ पर जो ध्रुवा राव, वेंकट राव, बाबू राव, वो जो हाथ यादव खड़ा राव, किए वो कौन है? ध्रुवा राव। ध्रुवा राव, उसके बगल का यादव राव है, यादव ये राव। वेंकट राव है, ये बाबू राव है। वो अपनी समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। ध्रुवा राम से। जी, सभी लोग मित्र भी हैं ये। और वो अपनी जो समस्या को लेकर जो बस्तर के राजा है बैराम देव, हाँ उनके पास जाकर अपनी समस्या को बताते हैं और राजा सहयोग की भावना को व्यक्त करे यहाँ पर। हाँ जी, उस समय जो है अंग्रेज वो जल जंगल ज़मीन को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। तो वहाँ के जो जमींदार और ध्रुवा राव हैं, वो अंग्रेज जो रसद से भरे एक अनाज है उसे लूट कर ले जा रहे थे, उसे उसने लूट लिया अच्छा। और अपने जो आदिवासी जनता है उनकी जो भूख को मिटाए थे। लेकिन उसे अंग्रेज बंदी बनाना चाहते थे, तो बंदी बनाने के लिए वहाँ के जो महिला और बच्चे हैं माड़िया जनजाति के 400 अच्छा। उसे उसने बंदी बना लिया। ये उतने जो पीछे जी। फोटो में दिख रहे हैं सबको हाँ, बंदी बना लिया? जी जी। बंदी बनाने के बाद ध्रुवा राव अपने लोगों के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ पर समर्पण करने के बाद 5 मार्च 1856 को एक ऊंचे पेड़ पर उन्हीं के जो जनजाति को ऑर्डर देकर उसके नायक को फांसी पर लटका दिया गया। ये ध्रुवा राम है? जी, ध्रुवा राव को लटकाने के बाद उनके जो मित्र थे उनकी शहादत से क्रोधित होकर 2000 जनजातियों को लेकर संघर्ष करने के लिए भिड़ गए थे यादव अच्छा। राव। लेकिन उनके जो पिताजी हैं उनको बंदी बनाकर अंग्रेजों ने और ब्रिटिश हुकूमत के आदेश से मजबूर करके उनके जरिए से उसके बेटे को फांसी के तख्ते पर झुला दिया। अच्छा, उनके मित्र के बेटे हाँ, को? भोपालपट्टनम की जेल पर। अच्छा। जो लिंगागिरी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए बाबू राव संघर्ष करते रहे और एक संघर्ष के दौरान एक अंग्रेज जनरल थे गार्ड अलैंग, हाँ। उनकी उसने हत्या कर दी। अच्छा। हत्या करने के बाद कुछ जनजाति अंग्रेज से मिले हुए थे तो उसे बंदी बनवा लिया बाबू राव को, और इसे भी 21 अक्टूबर 1858 को फांसी पर लटका दिया गया। अच्छा। लटकाने के बाद जो लास्ट बचे थे वेंकट राव अकेले होने के कारण जो बस्तर के राजा है बैराम देव उनके राजमहल में छिपकर रह रहे थे, लेकिन राजा ने भी विश्वासघात कर अंग्रेजों से मिलकर इसे भी बंदी बनवा लिया और बंदी बनाने के बाद इसे भी 1860 को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन वो अपने लोगों के लिए, अपने जो आदिवासियों के लिए शहीद हो गए, जल जंगल ज़मीन को बचाए थे, तो इसे याद किया जाता है। अच्छा जी। तो ये विद्रोह सफल था कि नहीं? विद्रोह सफल हुआ, कुछ तक सफल हुआ। उसके बाद और जो गुंडाधुर आए हाँ। बहुत सारे उसने सफल किए थे। अच्छा। जी, लेकिन वो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किए थे। जी की तलवार है, सोना खान क्रांति से संबंधित तलवार। 1.5 किलो का है, बताओ। ताबल के राजा है भैरम देव। भैरम देव। इसकी 2 पत्नियां थी, स्वर्णकुमार, जुगराज कुमार। जुगराज कुमार। अंग्रेजों की कपनी थी, फूट डालो राज करो। हाँ। उस नियम के तहत राजा भैरव देव के ऊपर एक विधर्मी महिला नावाबाई से विवाह करने के लिए दबाव डाल रहे थे। एक मुस्लिम महिला से? हाँ, मुस्लिम महिला से राजा के ऊपर दबाव डाल रहे थे अंग्रेज हाँ। लोग। राजा तुम इससे विवाह करो। फिर उसके बाद प्रचलित परंपरा के विरुद्ध राजा के जाने से उसकी पटरानी ने उनका विरोध किया। हाँ। जिसमें स्थानीय हड़िया मुड़िया हलवा के जनजाति महिलाओं ने नारी स्मिता के चलते रानी के विद्रोह का समर्थन कर एकजुटता दिखाई। अच्छा। फिर जनजाति महिलाओं ने अंग्रेजों की नीति और राजा के विरुद्ध सड़कों पर विरोध करने के लिए निकल गए और राजा से मांग करने लगे, राजा या तो बस्तर की गद्दी छोड़ो या नवाबाई को छोड़ो। ये संघर्ष 8 वर्षों तक चलता रहता है। अच्छा। तब अंततः जनजाति महिला का विरोध और रानी के क्रोध के आगे ब्रिटिश सर को झुकना पड़ा और राजा को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। तो ये विवाह फिर नहीं करते? नहीं करते, बस्तर की गद्दी चुनते ना सर। अच्छा। हाँ, अगर उससे चुनते तो उससे विवाह करते। या तो एक तरफ बस्तर की गद्दी, एक तरफ तीसरे नंबर नवाबाई। वाली हाँ। नवाबाई। उसने बस्तर की गद्दी। इसका नाम नवाबाई था कि हम लोग ऐसी नवाबाई बोल रहे हैं? नवाबाई नाम है। अच्छा। नहीं, नाम ही नवाबाई उसका। नाम ही नवाबाई है। हाँ, है ना, देखना तो ये थे राजा भैरम देव, जिसकी 2 पत्नी थी। अंग्रेजों ने दबाव डाला कि तीसरी पत्नी से शादी करो। तीसरी पत्नी तीसरी औरत से शादी करो, तीसरी होने वाली से शादी करो। पर उनकी दोनों पत्नियों ने मिल के एक
एक पत्नी ने मिल के विद्रोह किया गांव वाले के साथ मिलकर, या तो राजा का, या तो आप अपनी गद्दी छोड़ो या तो शादी करो। तो राजा को गद्दी ज़्यादा पसंद था ना कि गद्दे में सुलाने वाली। तो फिर ये विद्रोह सफल हुआ, राजा तीसरी शादी नहीं कर पाया। 1910 का है। गुंडाधुर। हाँ, ये बस्तर के इतिहास का सबसे बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन भूमकाल का है, जिसका नेतृत्व ना गुंडाधुर कर रहे थे। अच्छा। उस समय ना जो बस्तर के राजा थे रुद्र प्रताप, वो ना अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिए थे। तो ना आदिवासियों के ऊपर बहुत अत्याचार शोषण हो रहा था। उस अत्याचार के शोषण विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए ना गुंडाधुर, मुकुंद देव, माछमारा, आयतू महारा गांव गांव जाकर सामूहिक बैठक की सूचना देते थे। सूचना ना आम के पत्ता, लाल मिर्च और तीर धनुष बांध कर देते थे। देख लो सर। अच्छा। हाँ, उसके बाद सभी आदिवासी जनजाति लोग ना रानी डोंगरी पहाड़ी में एकत्रित होते हैं, जगदलपुर के दशहरे के मैदान के पास। अच्छा। उस बैठक में ना राजमाता स्वर्ण कुंवर और लाल कालिंद्र सभी आदिवासी जनजातियों को ना अंग्रेजों के अत्याचार शोषण लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और गुंडाधुर को भूमकाल क्रांति का नायक चुनते हैं। गुंडाधुर को नायक चुनने के बाद गुंडाधुर सभी आदिवासी जनजातियों को संगठित करते हैं और अपना एक सेना तैयार करते हैं। सेना तैयार करने के बाद ना गुंडाधुर अंग्रेजों के ऊपर हमला करते हैं। उसमें ना उसके पोस्ट ऑफिस, सरकारी कार्यालय सबको जला देते हैं और अंग्रेजों को मारते हैं। अच्छा। और जो इसके जो बड़े बड़े सा अधिकारी रहते हैं ना, उन सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। हाँ। और जब इस घटना के बारे में ना जो अंग्रेजी शासक के और बड़े अधिकारी रहते हैं, ब्रिटिश गायर जो रायपुर में रहता है, उसे पता चलता है ना, तो अपना सेना लेकर बस्तर की तरफ आते हैं। उसे रोकने के लिए ना गुंडाधुर इंद्रावती नदी के तट पे खड़े रहते हैं। उस बीच ना दोनों की एक भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई में ना कुछ समय के लिए इंद्रावती नदी का पानी पूरा लहूलुहान हो गया था। अच्छा। हाँ, उस लड़ाई में ना अंग्रेज हारने लगते हैं और आदिवासी लोग जीतने लगते हैं। तो ना फिर ब्रिटिश गायर फिर चाल चलते हैं कि मतलब वो जानता था कि कोई भी जनजाति आदिवासी लोग माटी क्रिया मतलब कसम खाकर कोई भी कार्य करते हैं। हाँ। तो ना वो उससे पीछे नहीं मुकरते हैं। उसी प्रकार ना वही बस्तर की मिट्टी को उठाकर कसम खाने लगा, माटी क्रिया करने लगा कि अब हम लोग आप लोगों को कोई तकलीफ देने नहीं आए हैं, अब कोई अत्याचार शोषण लूटपाटे नहीं करेंगे बोले। उसके बाद जनजाति लोगों को ना पूरा शांत करा दिए और दोनों के बीच ना समझौता हो गया। समझौता। हाँ, समझौता होने के बाद ना संधि हो गया। उसके बाद ना बस्तर में फिर अंग्रेज प्रवेश करने लगे। वो सब नहीं दिखाया दृश्य। उसमें लड़ाई फिर शुरू हो गया। उस लड़ाई में ना अंग्रेज लड़ाई में जीतने लगे और आदिवासी लोग ना कमज़ोर पड़ने लगे, हारने लगे। तो उसके बाद फिर से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार शोषण, उसके आय के साधन को सबको लूटपाट करने लगे और आदिवासियों से गुंडाधुर के बारे में जानकारी पूछने लगे। रात्रि के समय ना गुंडाधुर अपने साथियों के साथ बैठे रहते हैं। तो इसका एक साथी ना गद्दार निकलता है, सोनू मांझी। अच्छा। सभी को ना मदिरा पिला देते हैं और गुंडाधुर के बारे में जानकारी ब्रिटिश शासक को दे देते हैं कुछ पैसे के लालच में। तो उस गुंडाधुर के ऊपर हमला होता है, जिससे ना गुंडाधुर घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बच निकलता है और इसके कई साथी लोग ना गुंडाधुर के मारे जाते हैं हमले में। गुंडाधुर ना जंगल के तरफ चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद ना वो वापस ही नहीं आते हैं। जंगल में जाने के बाद ना गुंडाधुर का क्या हुआ किसी को मालूम नहीं है, ना अच्छा। आदिवासियों को मालूम है ना अंग्रेजों को। उसके बाद से कोई खबर ही नहीं मिला। हाँ, जो अंग्रेजों को गुंडाधुर को पकड़ने का सपना था ना, वो अधूरा ही रह गया। अभी तक से सपना ही है। हाँ हाँ। और भूमकाल विद्रोह में लगभग 20,000 आदिवासी शहादत हुए हैं। अच्छा। हाँ। 1857 की यह राजा राम राय है, सेठवी नारायण जी के पिताजी। इन्होंने ना सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने में झंडा उठाया था और इसे ना अंग्रेज छल कपट से पराजित कर दिया। और ये सोना खान के जमींदार थे। इसके पास 200 गांव थे, इसे घटाकर 50 गांव को अपने नाम सीमित कर लिया अंग्रेज और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाने के बाद ना सेठवी नारायण को सोना खान का उत्तराधिकारी बनाते हैं और ये प्रजाओं के दुख दर्द समस्या का हल ढूंढते हैं और इसका शासन 1830 से 1853 तक चले। वो हाथ में बच्चा कौन है? वी नारायण सिंह का? प्रजा का है। प्रजा का है। अच्छा। जब सोना खान के क्षेत्र में ना अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई तो प्रजा के लिए कृषि करने के लिए ना अनाज ना वह बीज नहीं थे। तो ना वो प्रजा पास के व्यापारी के पास गए मांगने के लिए अनाज, तो वो देने के लिए मना कर दिया व्यापारी। तो ना
प्रजा सोना खान में एकत्र होकर शहीद वीरनारायण को अपनी विपदा बताए। उसके बाद शहीद वीरनारायण सिंह ना व्यापारी के पास अनाज मांगने गए और व्यापारी देने के लिए मना कर दिए, जबकि उस गोदाम में ना अनाजों से भरा था। व्यापारी के गोदाम में हाँ। माखन बनिया। हाँ, उसके बाद ना शहीद वीरनारायण सिंह गोदाम से चावल निकाल लिया और जितना जरूरत है उतने निकाले और सभी गांव में बांट दिया गया। अच्छा। उसके बाद व्यापारी जाकर अंग्रेज को शिकायत कर दी और ना अंग्रेज झूठा मुकदमा चलाकर वारंट जारी कर दिया। अच्छा। और वारंट जारी होने के बाद शहीद वीरनारायण को ढूंढते हुए सोना खान आया और सोना खान में नहीं थे। ये ना तीर्थ यात्रा करने गए थे पूरी। उसी रास्ते में इसे बंदी बनाकर रायपुर जेल में डाला गया। अच्छा। उसके बाद देश में ना अंग्रेजों का हुकूमत अधिक होने लगा तो 4 सिपाही मिलकर सुरंग बनाए जेल में और निकाला गया और 10 महीना 4 दिन रुके जेल में। उसके बाद भागकर सीधा सोना खान आया। सोना खान ने 500 सैनिक तैयार किया और सोना खान के सभी रास्तों में ना मोर्चा तैयार किया। अच्छा। उसके बाद अंग्रेज के 57 घुड़सवारी और शहीद वीरनारायण के साथी दोनों के बीच युद्ध हुआ। उसके बाद अंग्रेज सैन्य की मदद लेकर शहीद वीरनारायण के साथी को पराजित कर देते हैं और सही मौका पाकर सोना खान को आग के हवाले कर देते हैं और शहीद वीरनारायण गांव को जलता हुआ देख सभी गांव वालों को कुरुपाट पहाड़ी में ले जाते हैं और 2 दिसंबर को आत्मसमर्पण करते हैं। नहीं 2 दिसंबर को ना अंग्रेज के फौज कुरुपाट की पहाड़ी को पूरा घेर देते हैं और 3 दिसंबर को अपने आप को समर्पण करते हैं और 10 दिसंबर को इन्हें फांसी दी गई जय स्तंभ चौक पर। अच्छा। जय स्तंभ चौक कहाँ है? रायपुर। तो ले सकते हैं। यहाँ ना बैठे लिखा है। बाजू में खड़े होने वो बैठे हुए हैं। अच्छा। ले ले उधर। मोदी जी के साथ हमारी फोटो आ गई है। रिकॉर्ड कर उधर। देखो मोदी जी के नए मंत्री, मोदी जी आने वाले नए प्रधानमंत्री। मोदी जी को हाय बोलो। हाय मोदी जी। कुर्सी मत बैठना नहीं तो मोदी जी गोद में बैठ जाओगे आप। नहीं आपसे देखो चांदनी भी मोदी जी के साथ फोटो ले ली है। मोदी जी के साथ फोटो। तो अभी हम म्यूजियम के बाहर गार्डन वाले क्षेत्र में आ गए हैं जहाँ पर रंग बिरंगे अलग अलग कलर के फूल, देखना अलग अलग कलर के फूल हैं, सफ़ेद, लाल, गुलाबी, नीला, एक ही जगह अलग अलग कलर के फूल। ये आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। ये सिर्फ देखने को मिलेगा वीरनारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम में, तो यहाँ ज़रूर आए। छोटी सी नदी भी जा रही है जिसको साफ़ किया जा रहा है और काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये नज़ारा। काफ़ी अच्छा बनाया है। अभी हम वीरनारायण म्यूज़ियम, जो काफ़ी अच्छा ट्राइबल म्यूज़ियम है, वहाँ से अभी बाहर आ चुके हैं। एक बार यहाँ पर आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। यहाँ पर आपको 3D मॉडल, स्कल्पचर्स और इंटरेक्टिव डिस्प्ले हैं जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को मज़ा आएगा। फ़ोटो लेने के लिए भी बहुत सारी लाइफस्टाइल जोन बने हैं। परफेक्ट इंस्टाग्राम आपको पोस्ट मिल जाएगा यहाँ पर आने से। तो एक बार आइए। यहाँ के आने का जो टिकट का शुल्क है मात्र 50 रुपये है। एक पर्सन का टिकट का शुल्क है मात्र 50 रुपये। अगर आपको ट्राइबल आर्ट पसंद है तो भाई ये जगह हेवन लगेगी। कला, बाँस और लकड़ी के सुंदर डिज़ाइन, पारंपरिक आभूषण, इतना कुछ है कि एक ही बार में तो सब एक्सप्लोर कर पाना मुश्किल है। यहाँ पर आपको टोटल 16 गैलरी मिलेगी और 16 गैलरी में आप छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्ट्री, अलग अलग इतिहास, अलग अलग जो घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में आप जान सकेंगे। जैसे बहुत सारे विद्रोह हैं, आप वीरनारायण सिंह की जीवनी के बारे में जान सकेंगे कि उन्होंने अपना सफ़र कहाँ से चालू किया था। वो 1830 में पहले ज़मींदार बने। ज़मींदार बनने के बाद अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने कैसे कैसे युद्ध किया, ठीक है, उनको किस वजह से अरेस्ट किया गया।
जिसको अपन कॉपी पुस्तक में सिर्फ पढ़ते हैं, उसको आप एक दृश्य के माध्यम से आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पर बहुत और भी बहुत सारे विद्रोह जो हुए, हल्बा विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, सारे विद्रोह को आप एक मॉडल 3D मॉडल से देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है, एक बार विजिट करना तो बनता है।